ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। नागपुर पहुंचे केजरीवाल बोले, मैनू राजनीतिक नहीं आती, सिर्फ काम करना आउंदा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नागपुर पहुंचे। उत्थे गलबात करदे केजरीवाल ने नाल लाए बगैर भाजपा ते हमला बोलिया। उन्होंने महाराष्ट्र च स्कूल का खात्मा, हालत व्यवस्था ते भी गलबात की। उन्होंने भ्रिष्टाचार का भी मुद्दा चुक्या। केजरीवाल ने कहा कि असी राजनीति विच अपना करियर बनाउण लई नहीं, सगों अपना करियर छड्ड के आए हाँ। असी भारत मां लई सियासत च आए हाँ। एक और बच्चा है फैजू, उसके पिताजी मजदूर हैं, झुग्गियों में रहता है। उसका इस बार NSUT में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है। आप सोच के देखिए, अगर पहले वाले सरकारी स्कूल होते और उनमें ये बच्चे पढ़ रहे होते तो गरीब का बच्चा गरीब ही बनता, मजदूर का बच्चा मजदूर ही बनता, केयर टेकर का बच्चा गरीब ही बनता। इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। 16 लाख बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन 16 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था। इन 16 लाख बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ है। एक बच्चा है गगन, उसके पिताजी कार्डबोर्ड का काम करते थे। कोरोना के टाइम में 2 साल पहले मौत हो गई। उसका एडमिशन IIT BHU में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि केजरीवाल जो है ना, ये 5-7 एग्जाम्पल उठा के ले आया। पिछले 3 साल से हर साल 450 बच्चों का हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से IIT के अंदर एडमिशन हो रहा है। 450 बच्चों का एवरी ईयर। पिछले 3 साल से विजय जी, पिछले 3 साल से 450 बच्चों का हमारे सरकारी स्कूलों के IIT के अंदर एडमिशन हुआ। और मेडिकल के अंदर अलग, नीट के अलग पेपर दे रहे हैं बच्चे हमारे, नीट के अंदर अलग एडमिशन हो रहा है। मुझे ये करना आता है, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। इससे संतुष्टि मिलती है हमको, इससे लगता है कि यही करने के लिए आए थे हम लोग। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर आजकल हमने पहले सरकारी स्कूलों को ठीक किया। बिल्डिंग सारी तोड़, जितनी बिल्डिंग थी सारी तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई। प्राइवेट स्कूलों के जैसे शानदार बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, लिफ्टें, सरकारी स्कूलों के अंदर शानदार हमने बिल्डिंगें बनाई। और उसके बाद टीचर्स जितने थे हमारे, उनको हमने, जितने हमारे स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल थे, उनको हमने लंदन, स्विट्जरलैंड, यूरोप, कनाडा, सिंगापुर यहां ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। जितने हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर्स थे, उनको हमने IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। अब नतीजे आने लगे हैं। अब हमने शिक्षा को नेक्स्ट लेवल पे हम लोग ले गए हैं। हमने स्कूलों के अंदर एक हैप्पीनेस क्लास शुरू की है। हमें ये लगता है कि शिक्षा के जरिए हमें अच्छा इंसान बनाना जरूरी है। आज इतनी टेंशन है, और आप जिस बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं, इतने गरीब परिवारों से आते हैं, जब घर जाते हैं इतनी टेंशन है, माँ बाप लड़ रहे हैं, कईयों के घर में बाप दारू पी के आता है, पड़ोसी लड़ रहे हैं। जिस माहौल में ये बच्चे रहते हैं इतनी टेंशन होती है। तो हमने ये तय किया, हर रोज जब बच्चा स्कूल आएगा, पहले 45 मिनट हम उसको मेडिटेशन कराते हैं, हम उसको अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज देते हैं, और कहते हैं ना कि अच्छे काम की खुशबू पूरी दुनिया में फैल जाती है। ये हैप्पीनेस क्लासेस की चर्चा अमेरिका में भी चली गई। और अभी 3 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली आए, डोनाल्ड ट्रंप साहब। जब वो दिल्ली आए, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई, मेलेनिया ट्रंप। और उनकी पत्नी ने आके कहा कि मुझे दिल्ली के स्कूल की हैप्पीनेस क्लास अटेंड करनी है। तो बड़ी बात है, हम तो खुश हो गए।
उसने कहा कि मुझे दिल्ली के स्कूल की हैप्पीनेस क्लास अटेंड करनी है। मैंने सुना है कि दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास होती है जो बहुत ही अच्छी है, उससे लोगों को बहुत खुशी मिलती है, बच्चों को बहुत खुशी मिलती है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने बहुत समझाया उसको कि इधर मत जाओ, तुम हमारे दूसरे राज्य के किसी स्कूल में चली जाओ, वहां दिखा देते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में चली जाओ, वो स्कूल हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, यहां क्या करोगी जाके। उसने कहा नहीं, मैं तो केजरीवाल के स्कूल में जाऊंगी। भाई साहब 1.5 घंटा बैठ के मेलानिया ट्रंप ने हैप्पीनेस क्लास अटेंड की, सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठ गई और बैठ के उसने एक एक एक्टिविटी जो उस क्लास के अंदर होती है वो सारी एक्टिविटीज अटेंड की उसने। बहुत बड़ी बात है। अब ये हैप्पीनेस क्लास जो है, अब ये दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूल भी हमसे, सोचो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से ट्यूशन लेके जा रहे हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं। एक और काम हमने शुरू किया जो मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी है देश के लिए। ये जो पूरी शिक्षा पद्धति है ना, ये अंग्रेजों ने बनाई थी। 1830s के अंदर मैकॉले ने हमारे देश के लोगों को क्लर्क बनाने के लिए, अंग्रेजों का गुलाम बनाने के लिए शिक्षा पद्धति बनाई थी मैकॉले ने। और देश आजाद हो गया लेकिन वही पद्धति अभी तक चली आ रही है। हमारे बच्चे बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री, डिग्री, बाहर निकल के नौकरी नहीं मिलती। कुछ तो प्रॉब्लम है। इतने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? इसका हम लोगों ने समाधान निकाला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, हमने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस शुरू की। बच्चों को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हमने बिजनेस करना सिखाया। कैसे सिखाया विजय जी? हम दिल्ली में 11वीं और 12वीं के हर बच्चे को दिल्ली सरकार की तरफ से 2-2 हजार रुपए देते हैं हर बच्चे को, और हम उसको कहते हैं बिजनेस करो, इस 2,000 रुपए से कुछ बिजनेस करो। तो वो बच्चा अकेला भी कर सकता है, टीम भी बना सकता है। तो मान लीजिए 5 बच्चों ने टीम बनाई, तो 5 बच्चों के 10,000 रुपए हो गए। अब ये 5 बच्चे इस 10,000 रुपए से कोई आइडिया सोचते हैं, बिजनेस आइडिया, और फिर उस आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं, और इंप्लीमेंट करके उस पैसे से पैसा कमाते हैं। ऐसे 52,000 टीम बन चुकी है बच्चों की, 52,000 टीम। किसी टीम में 4 बच्चे, किसी टीम में 5 बच्चे, किसी टीम में 2 बच्चे, किसी टीम में 6 बच्चे। और इनमें से जिन लोगों के आइडियाज अच्छे थे, फिर हम लोगों ने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया, अमीर लोगों को। उनके सामने हमारे बच्चों ने करीब 150 के करीब आइडिया फाइनल हुए, उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, और उन अमीर लोगों को जो जो आइडिया पसंद आया, उन अमीरों ने कहा मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मैं इसमें पैसा। 10वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेगा। एक 5 बच्चों की टीम ने एक ड्रिंक बनाई, उसका नाम रखा मिस्टिक डेट्स। वो कॉफी की तरह है लेकिन उसमें कैफीन नहीं है, न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, आयरन है उसमें, काफी कैल्शियम है उसमें। मिस्टिक डेट्स करके एक ड्रिंक बनाई। तो 5 बच्चे एक साथ आए, 5 बच्चों ने मिलके 10,000 रुपए इकट्ठे हुए। 6 महीने के अंदर इन बच्चों ने 2.5 लाख रुपए कमा लिए। 10,000 रुपए का 2.5 लाख रुपए बच्चों ने कमा लिए। इन बच्चों ने 6 महीने में 2.5 लाख। फिर जब इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से अपनी बात रखी तो 17,35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इनको मिल गया, इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से। कुछ बच्चे, 8 बच्चे इकट्ठे हुए, 16,000 रुपए इनके थे। इन्होंने कंपोस्ट बनाया, नई किस्म का कंपोस्ट, खाद, और 10 महीने के अंदर इन्होंने 65,000 रुपए कमा लिए बेच के। ये बच्चे बेचते हैं माल, इंटरनेट पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं, माल बेचते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, खुद ही करते रहते हैं। और इस उद्योगपतियों 16 लाख रुपए इन लोगों को उद्योगपतियों से इन्वेस्टमेंट मिला है। कुछ बच्चे थे
6 बच्चे उन्होंने गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया। 6 बच्चे मतलब 12,000 रुपए। इस 12,000 रुपए से ये 6 महीने में 1.5 लाख रुपए का माल बेच चुके हैं अपना, और इनको 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए, ये बच्चे जब कल डिग्री करके निकलेंगे तो ये नौकरी नहीं ढूंढ रहे होंगे, इनके पास ऑलरेडी बिजनेस आइडिया है, बिजनेस करना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। बहुत बड़ी बात है, बदलाव जरूरी है। हम पकौड़े बनाने नहीं, हमने दिल्ली में शानदार स्कूल हॉस्पिटल बनाए हैं। हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों का पहले बहुत बुरा हाल था दिल्ली में, बहुत बुरा हाल था सरकारी अस्पताल, जैसे यहां भी सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल होगा। दवाइयां मिलती नहीं है, टेस्ट होते नहीं है, डॉक्टर लिख देता है, कहता है बाहर टेस्ट करा के ले आओ। मशीनें काम नहीं करती, सीटी स्कैन की मशीन काम नहीं करती, जंग लगा रहता है, दीवारों पे पान की थूक पड़ा रहता है। यही है ना? पहले दिल्ली में भी ऐसा था, पहले दिल्ली में भी ऐसा था। हमने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को अब इतना शानदार बना दिया। दिल्ली में हमने 3 लेवल की सिस्टम बनाया। प्राइमरी लेवल मोहल्ला क्लिनिक, हमने हर मोहल्ले में एक एक क्लिनिक खोल दिया, छोटा सा क्लिनिक, उसमें एक डॉक्टर बैठता है। आपको जुखाम, बुखार, खांसी, ये सब छोटी छोटी बीमारियां, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, आपके सारे टेस्ट फ्री, सारी दवाइयां फ्री, डॉक्टर फ्री, आप वहां पे दिखा के ले आइए। नेक्स्ट लेवल है पॉलीक्लिनिक। पॉलीक्लिनिक में 8 किस्म के स्पेशलिस्ट बैठते हैं, गायनी का डॉक्टर, बच्चों का पीडियाट्रिक्स, मेडिकल का डॉक्टर, ऑर्थो का डॉक्टर, इस तरह के 8 किस्म के डॉक्टर। वहां पे सुबह से शाम तक का अगर किसी को एडमिट करके अगर करना है तो 1 दिन का वहां पे एडमिशन हो सकता है। और वहां भी उससे भी सीरियस बीमारियां तो सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमने जो दिल्ली सरकार के जितने मल्टी स्पेशलिटी बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, सबका बेड़ा गर्क था, मशीनें काम नहीं कर रही थी। मैंने आने के बाद तुरंत एक काम तो शुरू किया, मैंने कहा हर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हर सोमवार को मेरे को ये लिख के भेजेगा, सीटी स्कैन मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही, एक्सरे मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही, कौन कौन सी दवाइयां अस्पताल में हैं, कौन कौन सी अस्पताल में नहीं है। रोज सवेरे 11 बजे सोमवार को, हर सोमवार को 11 बजे जब मेरे पास रिपोर्ट आने लगी, अपने आप सबने काम करना चालू कर दिया। मशीनें भी ठीक हो गई, दवाइयां भी काम करने लगी, खिड़की भी खुलने लगी दवाइयों की, टेस्ट भी होने लगे, सारा काम। आज दिल्ली के अंदर लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते हैं। और एक और बहुत बड़ा काम किया कि दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं। हमने ऐलान किया कि दिल्ली के हर आदमी का, हर औरत का, हर बच्चे का सारा इलाज दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त किया जाएगा। अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे, आपका सारा इलाज मुफ्त है। आपको चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, कितनी छोटी बीमारी हो, सारा इलाज आपका मुफ्त है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मिथिलेश पांडे जी हैं, ये झुग्गियों में रहते हैं, इनको पेनक्रियास की कैंसर हो गया, सर्जरी हुई, मार्केट में कराते तो 6 लाख रुपए लगते, इनका सारा खर्चा फ्री था। जीबी पंत हॉस्पिटल में इनका सारा इलाज हुआ। मुन्नी देवी है, गॉल ब्लैडर का कैंसर था, दक्षिणपुरी की झुग्गियों में रहती है, इनको स्टंट डला, 4 लाख रुपए का खर्चा था, सारा फ्री। हर आदमी का, हर औरत का जो कराना चाहे, जो प्राइवेट में जाना चाहे उनका स्वागत है, प्राइवेट में जाए, लेकिन जो सरकारी अस्पताल में कराना चाहे उनका सारा इलाज मुफ्त है। ये लोग मेरे को खूब गालियां देते हैं, दूसरी पार्टी वाले खूब केजरीवाल फ्री 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 कहते हैं ना, फ्री भी फ्री भी फ्री भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर इस देश के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ और वो गरीब है तो उसका क्या कसूर है? क्या भारत
भारत के अंदर अगर कोई भी बच्चा पैदा होगा, क्या भारत सरकार का, राज्य सरकार का फर्ज नहीं है कि उस बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए? तो अगर मैं बच्चों को फ्री शिक्षा देता हूं तो क्या गलत करता हूं? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए फ्री शिक्षा? कहते केजरीवाल फ्री शिक्षा क्यों देता है? क्योंकि केजरीवाल की सेटिंग नहीं है प्राइवेट स्कूलों के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई हमारे देश में बीमार हो, आज इतना इन लोगों ने ऐसा माहौल कर दिया, इतना महंगा हो गया इलाज कराना प्राइवेट अस्पतालों में, अगर आपको भगवान ना करे कोई सीरियस बीमारी हो जाए तो जमीन भी बिक जाती है, जेवर भी बिक जाते हैं, कर्जा चढ़ जाता है, आदमी आत्महत्या कर लेता है। होता है कि नहीं होता है? कितनी आत्महत्या इस वजह से होती है कि पैसा नहीं था, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। तो अगर मैं लोगों का इलाज मुफ्त में कर रहा हूं तो बताइए क्या गलत कर रहा हूं? ये कहते हैं केजरीवाल मुफ्त में इलाज क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरी सेटिंग नहीं है इन बड़े बड़े अस्पतालों के साथ, इन प्राइवेट अस्पतालों के। मैं सेटिंग नहीं करता इन प्राइवेट अस्पतालों के साथ। दिल्ली में हमने शुरू किया, हमने कहा सब लोग योगा करो, सवेरे उठ के योगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैंने कहा सब लोग, पूरी दिल्ली को मैं योगा कराऊंगा। मैंने कहा 25 लोग इकट्ठे हो जाओ, और अगर आप योगा करना चाहते हो, 25 लोग इकट्ठे हो गए, मेरे को मिस्ड कॉल मारो, मैं फ्री में योगा टीचर आपके यहां भेजूंगा। आज पूरी दिल्ली के अंदर योगा शुरू हो गया, योगा क्लासेस शुरू हो गई है पूरी दिल्ली के अंदर। बताइए फ्री में अगर योगा करा रहा हूं तो क्या गलत काम कर रहा हूं जी? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने बिजली, पहले दिल्ली के अंदर 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, 8-8 घंटे के पावर कट, अब 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। तो बीजेपी वाले कहते हैं मुफ्त क्यों देते हो? तो मैंने अभी एक नई स्कीम चालू की है, मैंने कहा जिसको नहीं चाहिए मत लो, जो मांगेगा उसी को मिलेगी। हमने अभी नई स्कीम चालू की है, अभी हम सबको देते थे पिछले साल तक, इस बार हमने कहा ठीक है, ये जो शोर कर रहे हैं दूसरी पार्टी वाले, जिसको नहीं चाहिए वो अप्लाई कर दो, हम आपको नहीं देंगे। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। Від Джастіну Трюдо. Я вдячний Джастіну за візит в нашу державу саме зараз, саме у цей день, потужний жест підтримки і віри в майбутнє нашого народу. Провели двосторонні переговори української і канадської делегації, домовились про розширення економічної і оборонної співпраці. Маємо надзвичайно важливе рішення Канади скасувати усі бар'єри в торгівлі терміном на 1 рік. Дякуємо, Канада. Ця домовленість досягнута на переговорах в спальному Трюдо, працюватиме в інтересах як українського, так і канадського народів. Серед іншого, Канада має сильний потенціал в протимінній роботі. Розраховуємо, що цей потенціал буде застосований в Україні, там, де російські окупанти залишили тисячі мін, розтяжок, снарядів. В присутності пана прем'єра нагородив сьогодні наших саперів, зокрема і малого, але дуже відомого сапера Патрона, собаку, який допомагає очищенню нашої землі від слідів окупантів, який допомагає також вчити дітей протимінній безпеці. Через російських загарбників це тепер одне з найбільш актуальних завдань – навчити дітей впізнавати вибухонебезпечні предмети і уникати їх. Ось таке звільнення від безпечного життя для українських дітей Росія принесла в Україну. Україна вперше стала учасницею зустрічі лідерів держави Групи 7, найбільш світових демократій, окреслив наше бачення того, що має бути зроблено для перемоги свободи і гарантування безпеки України. Закликав посилити санкційний тиск на Росію і створити такі умови для України, щоб війна якнайшвидше закінчилась звільненням нашої землі і наших людей. Зокрема, це стосується ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти.
запропонував передовим державам, нашим друзям, взяти участь у відбудові України після війни. Погодили разом спільну заяву Групи Семи щодо війни, створених Росією глобальних загроз і нашої поваги до спільної історичної спадщини, наших спільних цінностей, нашої свободи. Заява максимально в інтересах України стане основою нашої подальшої співпраці. І головне, що відчув сьогодні, це ще більшу готовність світу допомагати нам, і те, що ми вже досягли історичного результату, бо для усього вільного світу зрозуміло, саме Україна у цій війні є стороною добра. Росія ж програє, бо зло завжди програє. Вдячний першій леді Сполучених Штатів Джил Байден за візит в Україну в Ужгород саме сьогодні. З міркувань безпеки про цей візит і зустріч з першою леді України не повідомляли завчасно, не запрошували журналістів, але я знаю, що пані Байден отримала максимум інформації про те, чого потребують українці, українки зараз. І я вдячний їй за щиру підтримку наших людей. Провів переговори у Києві з прем'єр-міністром Хорватії Пленковичем Андрієм. Хорватія принципово і потужно підтримує нашу державу в боротьбі за незалежність. Я вдячний Хорватії за усе, що ми вже отримали, і сподіваюся, що надалі співпраця тільки зростатиме. Також прийняв у Києві президента норвезького ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਓ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पार्टी का कोई समझौता नहीं हो सकता है। నిన్న నేను స్పష్టం చేయటమైంది, ఎవరైతే తెలంగాణ ప్రజలను వంచన చేసినారో, మోసం చేసినారో, ద్రోహం చేసినారో అటువంటి శక్తులతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఒక ఒప్పందాలు పొత్తులు ఉండవని చెప్పడమైంది। ना आज ना कल ना कभी। ఈ రోజు కాదు, రేపు కాదు, ఇంకెప్పుడు కాదు, ఇటువంటి పొత్తులు అనేటువంటివి ఉండవు। इस चुनाव में लड़ाई टीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। రానున్నటువంటి ఎన్నికల్లో టిఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ మధ్యన భీకరమైన పోరాటం ఉండబోతుంది, యుద్ధం ఉండబోతుంది। केसीआर ने तेलंगाना को लूटा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पुलिस है, पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार है, मगर जनता नहीं है। ఈ రోజు కేసీఆర్ దగ్గర ధనం ఉంది, విచ్చలవిడిగా దోపిడీ చేసిన ధనం ఉంది, పోలీసులు ఉంది, అధికార యంత్రాంగం ఉంది, అన్ని రకాల శక్తులు ఉన్నాయి, కానీ జనబలం మాత్రం లేదు కేసీఆర్ తో ఇవాళ। और जनता से तगड़ी कोई चीज नहीं होती है। ప్రజల కంటే మించిన శక్తి ఇంకొకటి ఏది ఉండదు। हमारे सामने 2-3 लक्ष्य हैं। మన ముందు ఈ రోజు 2-3 లక్ష్యాలు ఉన్నాయి। पहला यह है कि जो तेलंगाना जो हमने बनाया था, तेलंगाना की जनता के साथ मिलकर हमने बनाया था, उस सपने को पूरा करने के लिए और तेलंगाना को एक मॉडल स्टेट बनाने का सपना। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెలంగాణ ప్రజల యొక్క పోరాటంలో మమేకమై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పరిచింది। వారు కన్న కలలను సఫలీకృతం చేయటం అనేటువంటిది మనకున్నటువంటి ఒక ప్రప్రథమ కర్తవ్యం, లక్ష్యం। चुने हुए लोगों की सरकार नहीं, मोनोपोलिस्ट की सरकार नहीं, किसानों की, गरीब लोगों की, तेलंगाना के हर व्यक्ति की सरकार हम बनाना चाहते हैं। నియంతృత్వ తెలంగాణ కాదు, ప్రభుత్వం కాదు, ప్రతి రైతుది, ప్రతి పేద ప్రభుత్వాన్ని మనం ఏర్పరచబోతున్నాం। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर हम फोकस करना चाहते हैं। విద్య, వైద్యం, ఉపాధి రంగ పెద్ద ఎత్తున రానున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఫోకస్ చేయనున్నది। ये हमारा लक्ष्य है, हमारा सपना है। ఇది మన లక్ష్యం, మన కల కూడా। लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी में यूनिटी की जरूरत है। ఈ లక్ష్యాన్ని మనం
చేరుకోవాలంటే మనందరి మధ్యన కాంగ్రెస్ పార్టీలో సమైక్యత ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. टिकट मिलेंगे, मेरिट के बेसिस पे मिलेंगे. టికెట్లు మెరిట్ ఆధారంగా టికెట్లు ఇవ్వబడతాయి. गलत फहमी में किसी को नहीं होना चाहिए. ఎవరు కూడా తప్పుడు భ్రాంతిలో ఉండకండి. बाद में मुझसे ये मत कहना. आज अच्छी तरह सुन लीजिए, टिकट मिलेगा, मेरिट के बेसिस पे मिलेगा. जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा, मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा, छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ेगा, युवाओं की लड़ाई लड़ेगा, उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी. తరువాత నన్ను తప్పు పట్టొద్దు. ఎవరైతే ప్రజల మధ్యలో ఉండి రైతుల పక్షాన, కార్మికుల పక్షాన, కర్షకుల పక్షాన, యువకుల పక్షాన, పేదల పక్షాన పోరాటం చేసే వారికి మెరిట్ ఆధారంగా టికెట్ ఇవ్వబడుతుంది. और ये हमारा परिवार है, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि किसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन होगा. ఇది మన కుటుంబం. ఎవరికి కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఒక అన్యాయం జరగకుండా చూస్తాం. काम करें, रिवॉर्ड मिलेगा. పని చేయండి, తప్పనిసరిగా ప్రతిఫలం ఉంటుంది, రివార్డ్ ఉంటుంది. और चाहे कितने भी सीनियर हो, कितने भी साल की हिस्ट्री हो, काम नहीं करेंगे, टिकट नहीं मिलेगा. ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా, ఎంత సీనియర్లైనా, ఎన్ని సంవత్సరాలుగా పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా పని చేయకపోయినట్లయితే టికెట్ మాత్రం ఇచ్చే ప్రశ్నే లేదు. और इंडिपेंडेंट फीडबैक लेकर, ग्राउंड फीडबैक लेकर टिकट मिलेगा. స్వతంత్ర ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని, క్షేత్రస్థాయి సమాచారం తీసుకొని, గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ ఆధారంగా టికెట్లు ఇవ్వబడతాయి. मतलब तेलंगाना की जनता जिसको चाहती है, तेलंगाना की जनता के पास जो रहता है, काम जो करता है, उसको कांग्रेस पार्टी रिवॉर्ड करेगी. ఎవరైతే ప్రజల మధ్యలో ఉంటూ ప్రజల కోసం పనిచేస్తారో వారికి తప్పనిసరిగా ప్రతిఫలం ఉంటుంది. पहला माइलस्टोन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए वरंगल डिक्लेरेशन. మొట్టమొదటి మైల్ స్టోన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు మనం చారిత్రాత్మకంగా చేసుకున్నటువంటి ఒక వరంగల్ డిక్లరేషన్. आपका पहला काम तेलंगाना के हर एक व्यक्ति को, हर एक किसान को वरंगल डिक्लेरेशन के बारे में समझाना, बताना, यह आपका पहला काम है. మీ అందరి పైన గురుతరమైన రోజుల్లో ప్రతి పల్లెలో ప్రతి వ్యక్తికి కూడా వరంగల్ డిక్లరేషన్ లో ఉన్న అంశాలన్నీ కూడా వారిని ఎడ్యుకేట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है कांग्रेस पार्टी के बीच में और तेलंगाना के किसान के बीच में. एक पार्टनरशिप है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है. ఇది ఒక కేవలం డిక్లరేషన్ కాదు, రైతులకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మధ్యన విశ్వాసాన్ని కల్పించేటువంటి ఒక పత్రం అది, వారికి నమ్మకం కలిగించేటువంటి ఒక పత్రం అది. కాబట్టి బలంగా దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ये अगले महीने का काम है आपका. आपके कंस्टिट्यूएंसी में, आपके एरिया में सबको डिटेल में वरंगल डिक्लेरेशन के बारे में समझाना, किसानों को बताना कि ये डिक्लेरेशन नहीं है, ये पार्टनरशिप है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है. और तेलंगाना के हर व्यक्ति को, अगर आपने 12 साल के बच्चे को पूछा, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮੋਲਡੋਵਾ ਗਣਰਾਜ ਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੋਲਡੋਵਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। Half a million Ukrainian refugees fleeing the war. As this year marks the 30th anniversary of the Republic of Moldova's membership to the United Nations, the visit will also be an opportunity to discuss and appreciate Moldova's support and contribution to the work of the organization, including in the field of peacekeeping.
In Chisinau, the Secretary General will meet with President Maya Sandu as well as Prime Minister Natalia Gavrilita and with the Speaker of Parliament Igor Grosu. He will visit a refugee center run with the support of the United Nations agencies and where refugees can find temporary places to stay, hot meals, and register for cash assistance. In that center, which also holds a blue dot, a support center for emerging needs of children and their mothers, and an orange safe space which provides refugee youth, women, and older persons with a physically, emotionally, and socially protective environment. The Secretary General will have a chance to listen to Ukrainians who are forced to leave their country. As the vast majority of Ukrainian refugees in Moldova are being hosted by families who have shown immense generosity, the Secretary General will also meet with a local family hosting refugees. On Wednesday, the 11th of May, the Secretary General will start an official bilateral visit to Austria with a strong focus on multilateralism, advancing the 2030 Agenda for Sustainable Development, and addressing the climate emergency. In the Austrian capital, Mr. Guterres will have meetings with President Alexander von der Bellen, Federal Chancellor Karl Nehammer, and Foreign Minister Alexander Schallenberg, as well as with the President of the National Council, Wolfgang Sobotka. He will also speak to students at Vienna Technical University with a focus on energy transition. On Thursday and Friday, April 12th and 13th, the Secretary General will bring together... May, thank you. I was just testing you, Edie. On Thursday and Friday, 12th and 13th of May, the Secretary General will bring together, as he does twice a year, the heads of the UN Systems Organization in an in-person meeting of the Chief Executive Board, and that will take place in Vienna. The CEB members will reflect on current world affairs as well as on the challenges of the global economic recovery and how to reverse the trend of losing momentum and attaining the Sustainable Development Goals. The board will also engage in a dedicated discussion on how the vision of our common agenda can contribute to overcoming these challenges. CEB session will be hosted by the UN Office of Drugs and Crime, which is based in Vienna, as you know. For her part, Amina Mohamed, the Deputy Secretary General, will travel to Abidjan in the Republic of Côte d'Ivoire from the 7th to the 9th of May at the invitation of the government and others to attend on behalf of the Secretary General the opening of the high-level segment of the 15th Conference of the Parties to the Convention to Combat Desertification. From May 10th to the 13th, she will travel to Vienna for meetings of the Regional Economic Commission and the UN Sustainable Development Goals Principles meeting on May 10th and 11th, and she will of course join the Secretary General. ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।